प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस पार्ट बायोलॉजी का चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे आनुवंशिकता के संबंध में। तो सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट है आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं? तो जीवों के ऐसे लक्षण, आपने देखा होगा कि सभी जीवों में ऐसे लक्षण होते हैं जो पूर्व की पीढ़ी से अर्थात अपने माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं। तो ऐसे लक्षण ही आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। सेकंड आता है आनुवंशिकता अर्थात वंशागति या हेरिडिटी। तो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया अर्थात पहुंचना आनुवंशिकता कहलाता है, और आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। अब आती है आपकी विभिन्नता अर्थात विविधता। विभिन्नता या विविधता, तो इसमें भी आपने देखा होगा जनक और संतति अर्थात माता पिता और उनकी संतानों के लक्षणों में कुछ विभिन्नताएं होती हैं अर्थात अंतर होता है, तो उसी को हम विविधता कहते हैं। अर्थात लक्षणों की जो असमानता होती है, अंतर होता है, उसे विविधता या विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक विभिन्नता और एक जनन कोशिका की विभिन्नता। शारीरिक यानी सोमेटिक विभिन्नता क्या होती है? ये शारीरिक कोशिकाओं में आती है और ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती प्राय। जैसे आपने देखा है कि बहुत से जनकों के माता पिता में कुछ अलग लक्षण होते हैं और संतानों में अलग होते हैं, तो ये आगे नहीं बढ़ते हैं। दूसरा, ये जैव विकास में भी सहायक नहीं होती हैं, इसलिए हम इन्हें उपार्जित लक्षण भी कह सकते हैं। जैसे कान छेदना, यानी देखा है लड़कियों के कान छेदे होते हैं, यानी कान छेदे जाते हैं, तो वो अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचते हैं। या किसी के हाथ पैरों में कोई स्पेशल लक्षण होना, या हम कहें कुत्तों की पूंछ काट देना, तो इस तरह से ये अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं और ना ही किसी प्रकार के जैव विकास में सहायक होते हैं। तो ये सारी विभिन्नताएं शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहलाती हैं। दूसरा आता है जनन कोशिका विभिन्नता यानी गैमेटिक विभिन्नता। ये विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में आती हैं और ये अगली पीढ़ी से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं तथा ये जैव विकास में भी सहायक होती हैं, इसलिए हम इनको आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। जैसे मनुष्य के बालों का रंग, शरीर की लंबाई, शरीर का रंग, इस तरह के अनेक प्रकार के लक्षण जनन कोशिका विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। और जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी जनन के समय विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। अलैंगिक, दोनों में अलैंगिक जनन, यानी जनन आपने पढ़ा है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों, तो दोनों में ही ये विभिन्नताओं का संचयन अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे अलैंगिक जनन में हमारी विभिन्नताएं कम होती हैं। अलैंगिक जनन आपको पता है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है, जानते हैं आप। अलैंगिक जनन प्राय पौधों में या सूक्ष्म जीवों में होता है, तो इसमें विभिन्नताएं कम होती हैं। दूसरा, डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए डुप्लीकेशन के समय न्यून त्रुटियों, न्यून का मतलब कम से कम त्रुटियों अर्थात के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं, वो भी होती हैं तो डीएनए प्रतिकृति के कारण होती हैं। सेकंड, लैंगिक जनन में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं अधिक होती हैं। इसमें संकर संकरण द्वारा, यानी संकरण आपको बताया गया है पहले और आगे चल के पढ़ेंगे, तथा गुणसूत्र के विसंयोजन द्वारा, यानी गुणसूत्रों के संयोजन तथा उत्परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ज़्यादा पाई जाती हैं और ये संकर संकरण से, उत्परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं। तो इसी क्रम में आनुवंशिकता में एक वैज्ञानिक मेंडल, जिनको मेंडल के नाम से जाना जाता है, ने आनुवंशिकता पर अध्ययन किया। तो उसके बारे में हम आपको समझाते हैं
कि मेंडल अर्थात ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने आनुवंशिकता पर अध्ययन किया और अपन आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए। मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षणों, विपर्यासी मतलब विपरीत लक्षणों के आधार पर वंशागति के कुछ नियम प्रतिपादित किए अर्थात नियम बनाए। तो मेंडल के वंशागति के नियम बनाने के कारण मेंडल को आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के 7 विपरीत अर्थात विपर्यासी या विकल्पी लक्षणों को चुना और उन पर अध्ययन किया। तो मेंडल ने जो विपर्यासी लक्षण चुने उनमें विपर्यासी लक्षणों में जो लक्षण थे वो इस प्रकार थे जो आपको PDF में भेजे गए। पहला लक्षण था बीज का आकार। तो बीज का आकार आपने देखा है कि मटर के बीज का आकार 2 प्रकार का होता है। एक मटर का बीज का आकार गोल होता है और एक झुर्रीदार अर्थात पिचका हुआ सिकुड़ा हुआ होता है। ये दोनों ही अलग अलग विपरीत भी होते हैं, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। अर्थात जो आपको मेंडल ने जो लक्षण चुने उनमें एक लक्षण प्रभावी था और एक अप्रभावी था, जो आपको टेबल के अनुसार समझाए गए दिए गए। तो बीज का आकार गोल और झुर्रीदार, बीज का रंग पीला और हरा, पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी। आपने दोनों ही प्रकार के मटर देखे होंगे, जिसका दाना गोल होता है उसका कलर हल्का पीला होता है और जिसका झुर्रीदार अर्थात सिकुड़ा हुआ होता है उसका रंग हरा होता है। पौधे की लंबाई, एक पौधा लंबा होता है मटर का और एक बौना होता है। पुष्प की स्थिति यानी पुष्प कौन सी जगह पर लगता है, तो अक्षीय और शीर्षस्थ। अक्षीय से मतलब जहाँ पर शाखाएं निकलती हैं पौधे की, जिसे हम कक्षीय भी बोल सकते हैं, शाखाएं निकलती हैं तो जहाँ से पौधे की शाखा निकलती है वहाँ पर पुष्प बनता है। और दूसरा शीर्षस्थ यानी बिल्कुल सिरे पर ऊपर जाकर, जिसे हम अंत्य भी बोल सकते हैं। पुष्प का रंग मटर के पुष्प 2 प्रकार के होते हैं, एक बैंगनी और एक सफ़ेद, यानी हल्का नीलापन लिए हुए और एक सफ़ेद रंग का। फली का आकार, एक फली बिल्कुल फूली हुई होती है और एक कुछ पिचकी हुई यानी सिकुड़ी हुई होती है। फली का रंग, फली हरी और पीली, इस तरह से, यानी ये जो जब मटर कच्ची होती है तो दोनों ही हरी होती हैं, लेकिन पकने के बाद एक का रंग हरा रह जाता है और एक का कुछ पीलापन ले आता है। तो इस तरह से ये मटर के 7 विकल्पी अर्थात विपर्यासी लक्षण थे जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए चुने। इसके बाद मटर को मेंडल ने क्यों चुना, इसके बारे में अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।